बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि उस्मान डार के बाद अगला नंबर किसका है। कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। जिस तरह उस्मान डार इस वक्त इमरान खान के खिलाफ बाकायदा वादा माफ गवाह वो बन चुके हैं, और जो तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हैं, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे या किसी और तरीके से तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करेंगे। और उसके अलावा क्या उस्मान डार अपने घर पहुंच चुके हैं या नहीं, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना मुश्किल वक्त आ सकता है और इमरान खान के लिए क्या लावा पक रहा है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि उस्मान डार ने अपने प्रोग्राम में दो इश्यूज़ पर ज़्यादा बात की है। एक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक एग्रेसिव ग्रुप था जो तमाम मामलात को दबाव के ज़रिए हल करना चाहते थे। एक तो इस पर उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि सब कुछ जो कुछ हुआ है वो इमरान खान की ईमा पर ही हुआ है। और उन्होंने कहा कि एक ग्रुप ऐसा था जो तमाम चीज़ों को अफ़वाह व तफ़हीम के ज़रिए हल करना चाहता था, और वो डायलॉग पर बिलीफ रखते थे, और ख़ुद को उन्होंने वो जो डायलॉग के ज़रिए जो हल करना चाहते थे उस ग्रुप में ख़ुद को उन्होंने रखा है। नाज़रीन, ज़रा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये पूरे इस इंटरव्यू का पोस्टमार्टम करते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है। क्या वो प्रेशर में ये सब कुछ कह रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, या क्या सीन है, इस पर ज़रा हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप उस्मान डार की पूरी सियासत आप उठाकर देखें। जब से उन्होंने तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी सियासत हमेशा एग्रेसिव रही है, वो हल्के की लेवल पर भी, और फिर आप देखें पूरे पाकिस्तान में भी उनकी सियासत जो है हमेशा एग्रेसिव रही है। वो इमरान खान के फ्रंट लाइन पर खेलने वाले जो खिलाड़ी थे उनमें से एक उस्मान डार थे। तो ये बात तो कन्फर्म हो गई कि वो कह रहे हैं कि मैं जो अफ़वाह तफ़हीम से मामला हल करवाने पे बिलीफ रखने वाले थे उनके साथ था। तो मेरे ख्याल में ये इस बात में तो कोई सदाकत नहीं है। वो भी एग्रेसिव में लेवल पर खेलने वाले लोगों में ही शुमार थे। जिस तरह इमरान खान के बहुत ही करीबी जो थे, जिस तरह खेल रहे थे, जिसमें आज़म स्वाति का उन्होंने नाम लिया, मुराद सईद का नाम लिया, वो भी मुराद सईद की तरह तमाम चीज़ें जो हैं वो एग्रेसिव मोड में हल करना चाहते थे। अच्छा, दूसरा, उन्होंने कहा कि सब कुछ जो हुआ है इमरान खान की ईमा पर हुआ है, और 9 मई के जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो हो चुकी हैं उसमें इमरान खान ये चाहते थे इदारों के खिलाफ बगावत के हवाले से उन्होंने पूरा गेम प्लान तैयार किया था, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब ज़रा उस्मान डार साहब से कोई तो पूछें कि क्या आप ये समझते थे कि उन्होंने गलत किया है? अगर 9 मई की कार्रवाइयाँ गलत हो चुकी थी, इमरान खान ये सब कुछ इदारे को नुकसान पहुंचा रहे थे, आपको लग रहा था कि वो गलत कर रहे हैं, तो 9 मई की कार्रवाइयों से अव्वल तो पहले मुमकिन नहीं हुआ, तो फौरी तौर पर आपने आकर ये क्यों नहीं कहा कि भाई ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है इमरान खान और तहरीक इंसाफ, लिहाजा मैं इनसे बिल्कुल मैं ताल्लुकी जो है वो अपना ताल्लुक जो है वो ख़त्म करता हूँ और अलहदगी का ऐलान करता हूँ। आपने क्यों नहीं कहा? नहीं कहा, खामोश रहे, अच्छे वक्त का इंतज़ार किया। आप देख रहे थे कि कहीं चीज़ें सेटल हो जाएंगी और कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कोई ना कोई रास्ता नज़र आएगा, और आपको उम्मीद की जो किरण थी वो आप इंतज़ार कर रहे थे उम्मीद की उस किरण का। तो खैर, आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा जब नज़र आया तो फिर आपने कंप्रोमाइज़ आपने कर लिया। वो कैसे? वो इस तरह, आप ट्विटर उठा के देखें उस्मान डार का। उस्मान डार साहब ने 19 अगस्त को उन्होंने एक ट्वीट वो कर चुके हैं। उस ट्वीट में वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ हम सिसप पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं, और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने की वो बात कर रहे हैं, और अपने कारोबार को जो नुकसान पहुंचाया जा चुका है उस पर बात कर रहे हैं, और हौसले पसपा करने पर बात कर रहे हैं। यूँ उसके पूरे उस ट्वीट में लुब-लुबाब ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ हम खड़े हैं, इमरान खान के साथ हम सिसप पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं, हमारा लीडर इमरान खान है, हमारी रेड लाइन इमरान खान है। ये इस तरह का एग्रेसिव अंदाज में उनका एक पूरा ट्वीट था। उसके बाद उन्होंने 28 अगस्त को, गालिबन मेरे ख्याल में उनके बेटे की पैदाइश का दिन भी था, उस दिन उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज कप्तान का ये खिलाड़ी 5 साल की 6 साल का हो चुका है। अब मुझे एक बात बताएं, इतनी अकीदत का आप इजहार कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा आप लीडर जो आपका था उस पर आप बात कर रहे हैं, तो कैसे अचानक ये तमाम बातें आपको याद आई और आपने तहरीक इंसाफ को तो खैर छोड़ दिया तो खैर है, लेकिन वो कार्रवाइयाँ गलत थी, इमरान खान की ईमा पर हुआ है, ये तमाम बातें आपको इस वक्त ही याद क्यों आए, उस वक्त याद क्यों नहीं आए? तो मेरे ख्याल में ये बात तो वाज़ेह है कि उस्मान डार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हो चुका है।
उनके कारोबार को भी नुकसान पहुंचाया जा चुका है, तब जाकर उन्होंने ये बयान आज वो दे चुके हैं, जिस पर ज़ाहिर है आज तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, कारकुन थे, उनकी जानिब से भी बार बार ये कहा जा रहा था कि उस्मान डार सब कुछ जो कह रहा है वो दबाव की वजह से कह रहा है और उनके ऊपर दबाव है। लेकिन ये आप याद रखें कि उस्मान डार ने बाकायदा वादा माफ़ गवाह बनने की उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। अच्छा, उस्मान डार हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक वो घर नहीं पहुँचे, वो घर नहीं पहुँचे हैं। अब ये मालूम नहीं है घर क्यों नहीं पहुँचे हैं। क्या उस्मान डार ने अपने उस इंटरव्यू में कोई कमी पेशी छोड़ी है जिसकी वजह से वो अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, या फिर उनकी वालिदा का बयान सख्त था, जो ऐलान था, उनका जो पैगाम था, उसकी वजह से कोई इशू बना है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अच्छा, जो उस्मान डार की वालिदा ने जो आज एक पैगाम जारी किया था, खुदा उनको लंबी उम्र दे, बड़ी बहादुर खातून है, लेकिन उन्होंने अपने उस बयान में सारी बात वो कर रही थी ख्वाजा आसिफ के हवाले से, कि ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके कह रही थी कि उस्मान डार सियासत छोड़ चुके हैं, मैंने सियासत नहीं छोड़ी है, मैं टफ टाइम दे दूँगी। अब अम्मा जी को कोई बता दें कि भाई ख्वाजा आसिफ ने आपके बेटे को 5 माह गायब करके नहीं रखा था, या तहरीक इंसाफ को छोड़ने पर दबाव ख्वाजा आसिफ नहीं डाल रहे हैं, जो डाल रहे हैं आप हिम्मत करके उनका नाम लें। तो मेरे ख्याल में वो मुमकिन है आने वाले दिनों में नाम भी ले लें, अभी तो मुश्किल नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर, अभी ज़रा बात करते हैं कि आने वाले दिनों में कौन तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाला है। तो आने वाले दिनों में ज़राए का ये कहना है, सीनियर सहाफ़ियों से भी हमने बात की और फिर कुछ जो तज्ज़ीए-निगार हैं उनसे भी हमने बात की, तो ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सदाकत अब्बासी जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने का इरादा वो कर चुके हैं, और वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ इख्तलाफ रखते हैं। उनकी पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रख कर वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो तहरीक इंसाफ को छोड़ना चाहते हैं, तो मुमकिन है अगला नंबर उनका ही होगा। उसके साथ साथ फ़रूख हबीब भी इस वक्त बाकायदा लाइन पर तैयार है। अब इन दोनों में से कौन पहला होगा ये आप देखें कि आने वाले दिनों में पता चलेगा। मेरी नज़र में सदाकत अब्बासी पहले तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे, वादा माफ़ गवाह वो पहले बन जाएंगे। अगला नंबर जो होगा वो फ़रूख हबीब का होगा, ये कंफर्म नहीं है, ये आने वाले दिनों में चेंज भी हो सकती हैं चीज़ें, और फ़रूख हबीब भी किसी वक्त भी तहरीक इंसाफ को वो छोड़ सकते हैं, वो भी तैयार हैं। और जो फ़रूख हबीब थे उनको गवादर से गिरफ़्तार किया गया था, ये बताया जा रहा है, और बाकायदा उनसे ये वादा किया गया था, डील हो चुकी थी, लेकिन उसको नामालूम मकाम में मुंतकिल किया गया। किस हालत में है खुदा के ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन इस तरह किसी को गायब करना और फिर पता ही न चलना, अदालतों में पेश न करना, ये किसी भी जमहूरी मुल्क में, किसी भी इंसानों के माशरे में ये चीज़ें बेहतर नहीं है, और ये रियासत के लिए भी बेहतर नहीं है, इस पाकिस्तान के लिए भी बेहतर नहीं। क्यों इस रियासत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, क्यों रियासत के अंदर खौफ आराज फैलाया जाता है, ये समझ में नहीं आता है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं ये चाहते क्या है। मेरे ख्याल में खुदा का वास्ता इस रियासत की फ़िक्र करे, रियासत इस वक्त कई इशूज़ का सामना कर रही है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस तरह इंतकामी कार्रवाइयों से कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आगे जाकर क्या जो छोड़ने वाले हैं तहरीक इंसाफ को, वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ेंगे या किसी और तरीके से? भाई आने वाले दिनों में जो तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जो छोड़ने वाले हैं वो तहरीक इंसाफ को इस तरीके से छोड़ेंगे कि जिस तरह उस्मान डार ने छोड़ा है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आएंगे, मुख्तलिफ लोगों के प्रोग्राम्स में, और वहाँ वो तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करते हुए बाकायदा इमरान खान पर बाकायदा एलिगेशंस लगाएंगे, और फिर उसके बाद वादा माफ़ गवाह उनको बनाया जाएगा आने वाले दिनों में। क्योंकि पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो छोड़ते थे, एक मखसूस स्क्रिप्ट उनको थमाया जाता था, वो स्क्रिप्ट अगर देख के पढ़े तो भी इशू था, देख के ना पढ़े तो भी इशू था। देख के पढ़ें तो एज इट इज़ वो पढ़ते थे, जिससे पता चलता था कि भाई कोई तो है ये स्क्रिप्ट बनाने वाला जो ये सब कुछ करने में मजबूर कर रहा है। अच्छा, देख के ना पढ़े तो गलतियां कर रहे थे स्क्रिप्ट में, तो उसकी वजह से एक्सपोज हो रहे थे। तो अब ये इसकी स्ट्रेटजी चेंज की गई है, क्योंकि स्क्रिप्ट से मुझे एक बात याद आ गई कि स्क्रिप्ट को एज इट इज़ पढ़ना मीडिया के अंदर जो है वो न्यूज़ कास्टर एज इट इज़ स्क्रिप्ट पढ़ता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एज इट इज़ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जाहिर है एज इट नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को ऐड भी कर रहा हूँ। तो जो न्यूज़ कास्टर होता है वो एज इट इज़ ही पढ़ता है। मैं खुद कुछ अर्सा मैंने K2 TV में 2 साल मैंने न्यूज़ कास्टिंग मैंने की है, तो वो इस तरीके से पढ़ते हैं कि एक प्रॉम्प्टर होता है, स्क्रीन होती है प्रॉम्प्टर, उसमें ख़बरें लिखी हुई होती हैं, इसके दरमियान में शीशा होता है, तो इसके पीछे कैमरा लगा हुआ होता है, और आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं साथ साथ इस स्क्रीन में देख के। ये कैमरा जो है ऐसा लगता है कि आप कैमरे को देख रहे हैं, हालांकि आप अल्फाज को देख रहे हैं। तो यूँ जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है प्रॉम्प्टर के ऊपर वो आप रीड करते हैं। तो जो स्क्रिप्ट थमाने वाले थे उन्होंने बाकायदा प्रॉम्प्टर के इंतजाम तो नहीं किए बेचारों को, लिहाजा तो उन्होंने जब वो स्क्रिप्ट थमाया जाता था तो
देख के पढ़ते थे तो पता चलता था कि किसी ने लिखा है, देख के नहीं पढ़ते थे तो गलतियां करते थे। तो मेरे ख्याल में जो स्क्रिप्ट लिखने वाले थे उन्होंने प्रॉम्प्टर के इंतजामात नहीं किए थे, तो उससे चीज़ें काफ़ी एक्सपोज हो गई। पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मैनेज हो रही है। तो अब उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की है। यार इतने सहाफ़ी भी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर बंदा सवाल करता है, अजीब गरीब किसी भी सवाल होते हैं, तो ये बेहतर नहीं है किसी एक बंदे को ही थमाया जाए, उसको कहें कि भाई ये सवाल आप करें इससे, वो वही सवाल करेगा। तो लिहाजा अब स्ट्रेटजी जो है वो बाकायदा चेंज की जा चुकी है। तो आने वाले दिनों में उस तरीके से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए नहीं जाएंगे, बल्कि प्रोग्राम्स में बाकायदा लातालुकी का इजहार करवाया जाएगा और बाकायदा वादा माफ गवाह जो हैं वो तैयार करेंगे। आने वाले दिनों में उस्मान डार अदालत में भी पेश होंगे, जाहिर है, क्योंकि कल भी उन्होंने कहा कि मैं अदालत ने बुलाया तो मैं ज़रूर बता दूंगा जो चीज़ें मुझे मालूम है। तो तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि उस्मान डार पर प्रेशर है, लिहाजा उनके बयान का कोई वैल्यू नहीं है। भाई अदालत के अंदर वो पेश होगा और जज के सामने अगर कहेगा कि मैं पूरे होश हवास के साथ ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो कैसे जज साहब उस बयान को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं? एक्सेप्ट करेगा, बहुत कुछ एक्सेप्ट किया जाता है इस मुल्क में, तो उसका बयान बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। साइफर केस में ऑलरेडी 28 जो वादा माफ गवाह बन चुके हैं उनके बाकायदा बयान कलम बंद करने के बाद FIA ने उनको कसूरवार ठहराते हुए शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को वो चालान जमा करवा चुके हैं। तो अब ये भी एक वादा माफ गवाह बन जाएगा और आने वाले दिनों में जो वादा माफ गवाह बनेंगे उनसे भी बाकायदा मेरे ख्याल में बाकायदा अदालत में मौक़िफ़ की पैगाम भी जाएगा और उनका जो बाकायदा उनके जो बयान होगा वो पेश किया जाएगा आने वाले दिनों में। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर कड़ियाँ अगर मिलाई जाएँ तो आने वाले दिनों में मज़ीद तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो अफसोस से कहना पड़ता है कि मुश्किल वक्त बढ़ता जाएगा। और इमरान खान के ख़िलाफ़ बाकायदा लावा पक के तैयार हो चुका है और साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी भी नाअहल होंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी शिकंजा मज़ीद टाइट किया जाएगा। और फिर 9 मई की जो पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं वो इमरान खान को ये केस जो है बहुत टफ टाइम देगा। यूँ लग रहा है कि इलेक्शन के आयाम में भी इमरान खान जेल के अंदर होंगे और तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाले केसेस में मुख्तलिफ़ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, पेशियाँ होंगी, वो इसी को भुगतेंगे, सज़ाएँ होंगी, उसी पर ही वो चीज़ें चलती रहेंगी और वो इसी पर मसरूफ़ रहेंगे। पूरी तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियाँ जो हैं वो सियासत खेलेंगे। ये थी वो मुकम्मल अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। अगर आप लोगों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।